सच है तो दिखेगा। दिल्ली दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात। अगले 4 साल के रोड मैप पर हुई चर्चा। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने धनबाद में पीसी कर राज्य सरकार पर बोला हमला, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कोविड को लेकर पीएम मोदी की तारीफ। धनबाद में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत। सांसद पीएन सिंह ने लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के पालन की दिलाई शपथ। वाहन चलाने में सतर्कता बरतने की अपील। धनबाद में एएनएम फार्मासिस्ट काउंसलर समेत 140 पदों पर जल्द होगी बहाली। 22 जनवरी से बहाली प्रक्रिया होगी शुरू। झरिया में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने पहुंची रेलवे और झारखंड पुलिस। भारी विरोध के कारण वापस लौटे जवान। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। धनबाद की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। धनबाद के टुंडी में सीएचसी कोविड वैक्सीन केंद्र में आज 63 लोगों को वैक्सीन दिया गया। नोडल पदाधिकारी डॉक्टर अभिषेक मुखर्जी ने बताया कि एक वाइल में 11 लोगों को वैक्सीन का डोज दिया गया। शाम 3 बजे तक सभी उपस्थित लोगों को वैक्सीन दिया गया। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की जानकारी ली। वहीं धनबाद स्वास्थ्य विभाग में ह्यूमन रिसोर्स की कमी पर जल्द रिक्त पदों को भरने का निर्देश भी दिया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल सिंह ने वीसी के बाद कहा कि विभाग में विभिन्न सेक्टर्स में एएनएम, फार्मासिस्ट, काउंसलर समेत कुल 140 पद रिक्त हैं और 22 जनवरी को उन सभी रिक्त पदों को भरने के लिए बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं अंधापन मामले में कैटरैक्ट ऑपरेशन सहित चश्मा वितरण की प्रक्रिया भी तेज की जाएगी। स्टेट में कितना रिक्त पद है, क्या प्रक्रिया चल रहा है, कितना तक अभी तक हुआ है, उसी पर चर्चा हुई। अंधापन का जहाँ तक सवाल है तो वहाँ पर एक कैटरेक्ट ऑपरेशन पर जोर लगाया गया कि कैटरेक्ट ऑपरेशन बहुत उसको करना है। सेकेंड है कि चूंकि स्कूल हमारे कोविड पीरियड में बंद था तो अभी कुछ 10वीं क्लास का शायद खुला है, तो उन लोग को स्क्रीनिंग करते हुए जो भी जरूरतमंद जो भी होगा उन लोग को हम लोग चश्मा उपलब्ध कराएंगे। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के बैनर तले कृषि अध्यादेश को खारिज करने समेत कई मांगों को लेकर जारी अनशन समाप्त हुआ। कई मुद्दों के साथ मोर्चा के अध्यक्ष पिछले 7 दिनों से अनशन पर थे। पिलाइए ना, पिलाइए। हमारा 7वां दिन है धरना सह उपवास का, और ये सिर्फ धनबाद ही नहीं सारे देश भर में राष्ट्रीय किसान मोर्चा इस कार्यक्रम को कर रही है। देश में जो हाल के दिनों में कृषि अध्यादेश थोपा गया है, हम डिमांड करते हैं कि उसको तत्काल खारिज किया जाए।
झरिया में आद्रा रेलवे डिवीजन भागा के अंतर्गत रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर बने मकान और दुकान को हटाने के लिए रेलवे और झारखंड पुलिस लोधना मोड़ पहुंची, जहां लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि पूर्व में रेलवे की जमीन खाली करने के लिए कई बार नोटिस दिया जा चुका है। बावजूद इसके रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर लोग अपना आवास और दुकान बना लिए हैं, जिससे रेलवे के रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। वहीं लोगों के विरोध को देखते हुए रेलवे पुलिस बल को वापस लौटना पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने धनबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर हमला बोला है और कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। जबकि राज्य बनने के बाद पुलिस में संसाधन बढ़े हैं। वहीं डीवीसी के बकाये पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर पिछली सरकार से बकाया है तो डीवीसी से इंस्टॉलमेंट में बकाया चुकाया जा सकता है। डीवीसी से बिजली लेकर चुकता करने पर सहमति बन सकती है। विभाग में संसाधनों की कमी नहीं है। जब राज बना था उस समय थाना में गाड़ी भी नहीं हुआ करता था। लोग उस समय एफआईआर करने के लिए लोग जाते थे तो कागज भी नहीं मिलता था। पुलिस बल की भी कमी थी। आज कोई चीज की कमी नहीं है। थाना में गाड़ियां हैं और उस समय राज्य जिस समय बना था तो 20 से 24 हजार करीब पुलिस बल थे। आज 80 से 85 हजार की संख्या में पैरा मिलिट्री फोर्स अलग है। यानी आज के तारीख में पुलिस विभाग में संसाधनों की कमी नहीं है। पुलिस सरकार से बकाया है तो राज्य सरकार और डीवीसी के साथ बैठ करके उसको इंस्टॉलमेंट बना सकते थे। इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। और उसके बाद पैसा देते और फिर उसी प्रकार से बिजली खरीदते, इसमें कहाँ दिक्कत है। क्योंकि डीवीसी भी एक संस्थान है, वो भी बिजली उत्पादन करती है तो कोयला खरीदती है। उनके यहाँ भी कर्मचारी काम करते हैं, उनको भी वेतन देना होता है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी निरसा भी पहुंचे और वहां पर बीजेपी कार्यालय में उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान निरसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता के नेतृत्व में फूलमाला पहनाकर बाबूलाल का अभिवादन किया गया। मंच को खाली कर दे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर धनबाद में सांसद पीएन सिंह ने लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के पालन की शपथ दिलाई और लोगों से वाहन चलाने के दौरान सतर्कता बरतने की अपील भी की। एक रिपोर्ट। ही नहीं, राज्य और देश में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं से चिंतित केंद्र सरकार लगातार जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है ताकि लापरवाही से वाहन चलाने वाले सुधर सकें। इसके तहत 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत विशेष अभियान आरंभ हुआ। समाहरणालय में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक अध्यक्ष सह सांसद पीएन सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान उपस्थित सभी तरह के वाहन चालकों को सांसद ने 18 सूत्रों के पालन की शपथ दिलाई और अपील की कि इसका अनुपालन करके वो जीरो एक्सीडेंट वाले एरिया के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से और आज शपथ दिलाने का काम वाहन चालकों को, वह किसी प्रकार के वाहन चालक हों, चाहे व्यावसायिक वाहन चलाते हों या निजी वाहन चलाते हों, सेल्फ ड्राइविंग हो या नौकरी पेशा वाले ड्राइवर हों, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु का शपथ दिलाया गया।
वहीं उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण इसके प्रति हमारा जागरूक नहीं रहना है, जिसके कारण लोगों में जागरूकता उनकी पहली चुनौती है। आज 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जो कार्यक्रम हमारा शुरू होने वाला है, उसकी शुरुआत आज शपथ ग्रहण के साथ की गई है, जिसमें कि 18 प्रमुख बिंदुओं पे सबों को शपथ दिलाया गया और ये अपेक्षा की गई कि जितने भी हमारे चालक हैं, चाहे वो व्यावसायिक हों या निजी चालक हों, वो अगर इन 18 बिंदुओं पे अनुपालन शुरू कर दें तो दुर्घटना मुक्त क्षेत्र बना जा सकता है। इसके अलावा भी देखना होगा कि हम ट्रैफिक सिस्टम को ठीक करने के लिए क्या आंतरिक व्यवस्था कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में एसएसपी भी मौजूद रहे और एसएसपी ने भी अभियान की सफलता के लिए सबके सहयोग की अपेक्षा की। पुलिस का एक काम थोड़ा ज़्यादा कठिन है अगर आप बाकी जगहों की तुलना में देखें, चूँकि उसको लगातार काम करना पड़ता है, खड़े होकर के वहाँ पे काम करना पड़ता है, तो कमी होती है बहुत बार हमारे पास वर्क फोर्स की कमी होने की वजह से। कभी कभी शिफ्ट जो है ज़्यादा हो जाता है, जिसको 8 घंटे का काम होना चाहिए उसको 12 घंटे तक काम लिया जाता है। लेकिन हमारा कोशिश है कि उसको हम लोग अपना वर्कलोड को कम कर सकें ताकि वो ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करें। मकसद सड़कों पर होने वाले हादसों को कम करना या बिल्कुल खत्म कर देना है और इसका एकमात्र उपाय जागरूकता है। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन बंटी के साथ अरुण बर्नवाल की रिपोर्ट। रांची में दूसरे दिन भी कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। राजधानी में 3 जगहों पर वैक्सीन केंद्र बनाया गया। रिम्स में पहले दिन 100 लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया। रिपोर्ट। रांची में 3 जगहों पर दूसरे दिन कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रिम्स के स्वास्थ्य कर्मियों का पहला टीकाकरण हुआ। पहले दिन रिम्स में 100 लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया। रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद, अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप, माइक्रोबायोलॉजी एचओडी डॉक्टर मनोज कुमार सहित रिम्स के कई चिकित्सक और कर्मचारियों को कोरोना का टीका लगाया गया। वैक्सीन लगाने के पहले प्रोटोकॉल भी समझाया गया है कि वैक्सीन लेने के आधा घंटा 45 मिनट तक आपको रेस्ट करना है और यहाँ रेस्ट करवाया गया है। उसके बाद पानी दी गई है। दूसरा नंबर बोला गया है कि अगर वैक्सीन के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो अपने इससे मिलना पड़ेगा और उनको अपना जानकारी देना है। फिर ये सेकेंड डोज 28 दिन बाद लगेगा। भारत सरकार और हमारे झारखंड स्टेट के मुख्यमंत्री, हेल्थ मिनिस्टर, सेक्रेटरी, सारे लोग, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग के तहत इस मुहिम को स्टार्ट किया, जो कि सही है और तरीका भी यही होना चाहिए था। एज ए कोविड वॉरियर हम लोगों को, तो हम अगर उस कोविड में अगर हम सबसे आगे रहे हैं तो हम वैक्सीन लेने में भी सबसे आगे हमें रहना चाहिए। रिम्स में सबसे पहले कोरोना का टीका रिम्स के सुरक्षा इंचार्ज बेचू प्रसाद को दिया गया। कोरोना काल में संक्रमण से लड़ने वाले रिम्स के योद्धाओं को भारत सरकार और राज्य सरकार ने सम्मान दिया। तो फिर आज हम लोग क्यों डर रहे हैं? और डरने की कोई जरूरत नहीं। मैंने भी आज टीका लिया है, हमारे निदेशक ने लिया है, सुप्रिंटेंडेंट ने लिया है, टास्क फोर्स के लगभग हर मेंबर ने लिया है, हमारी सिस्टर्स ने लिया है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो सरकार का दिशा निर्देश है वो प्रतिदिन एक सेंटर पर 100 लोगों का वैक्सीनेशन करना है। हम लोग अपने तरफ से डिमांड रखे हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादा दिया जाए कि हम उसको जल्द से जल्द खत्म कर पाए। लेकिन वर्तमान में आज का पहला दिन है जो 100 लोगों का टीकाकरण होगा। उसमें सब लोग हैं, चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी, सब लोग हैं उसमें। रिम्स में राज्य का सबसे बड़ा कोरोना वार्ड है। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में वर्तमान में 3 दर्जन से ज्यादा गंभीर रूप से बीमार कोरोना संक्रमित भर्ती है। वैसे में रिम्स के चिकित्सक, नर्स और अस्पताल कर्मियों को कोरोना का वैक्सीन दिए जाना उनके लिए हौसला बढ़ाने जैसा है। रिम्स में कोरोना के वैसे योद्धा जो कि लगातार इस महामारी में संक्रमितों की सेवा कर रहे थे, आज उन्हें वैक्सीन दिया गया है ताकि वो कोरोना के इस महामारी में और दुगनी जो हौसला है उसके साथ मरीजों की सेवा में लगे रहें। सहयोगी राजेश के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज़ 11 रांची। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, चल लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। लातेहार से अगली खबर है, जहां पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को बिहार के नालंदा जिले से गिरफ्तार किया है। कुछ महीना पहले ही लातेहार के बृजमोहन सिंह के साथ पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड हरिद्वार का महावितरक बनाने के नाम पर साइबर अपराधियों ने 4.25 लाख रुपए की ठगी कर ली थी। इस मामले में लातेहार थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई और इसी मामले का उद्भेदन करते हुए एसपी प्रशांत आनंद ने छापेमारी दल का गठन किया। पुलिस ने छापेमारी कर तीनों को नालंदा से गिरफ्तार किया है। इनके पास से कई बैंकों के पासबुक, 3 चेकबुक, कई बैंकों का 33 एटीएम कार्ड और कई मोबाइल सिम कार्ड सहित नकद और कई सामानों की बरामदगी की गई। रांची के सदर अस्पताल में आउटसोर्सिंग के माध्यम से 276 लोग काम कर रहे हैं और कोविड के लिए अतिरिक्त 40 लोगों की नियुक्ति की गई है। अब इनके सामने मानदेय नहीं मिलने से परेशानी बढ़ गई है। एक रिपोर्ट। रांची के सदर अस्पताल में जी अलर्ट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आउटसोर्सिंग के माध्यम से पारा मेडिकल कर्मी, सफाई कर्मी, कंप्यूटर ऑपरेटर्स, नर्स काम कर रहे हैं। अब इनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इन्हें पिछले कई महीनों से मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है। 4 महीने से लेकर 8 महीने तक के मानदेय का भुगतान इन कर्मियों को नहीं किया गया है। इस एजेंसी के अंतर्गत टोटल 276 आदमी है कि काम कर रहे हैं। अब प्लस है कि 40 आदमी कोविड-19 के तहत काम कर रहे हैं, तो 276 प्लस 40 आदमी कोविड-19 के तहत। परेशानी यही है कि हम लोगों को वह है कि विगत एजेंसी को है कि 8 महीने से भुगतान नहीं मिला है। एजेंसी से आग्रह करने के बाद हम लोगों को है कि कुछ महीनों का भुगतान किया गया है। पूरे सदर अस्पताल की जिम्मेदारी इन 276 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों पर निर्भर है। पूरे कोविड-19 काल में 276 के अलावे 40 अन्य लोग भी काम कर रहे थे। पूरी निष्ठा के साथ काम करते हुए भी अब इन्हें अपने मानदेय मिलने का इंतजार। 3 साल से काम कर रहे हैं, वो पेमेंट नहीं मिल रहा है। पूरा कोविड काम किए हैं, 4 महीने से पेमेंट नहीं हुआ है। जी अलर्ट प्राइवेट लिमिटेड को चाहिए था कि इन कर्मचारियों का भुगतान कर दें, लेकिन जी अलर्ट कंपनी यह बोलकर पल्ला झाड़ रही है कि सदर हॉस्पिटल से पैसे का भुगतान नहीं किया गया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन अविदास के साथ अंजनी की रिपोर्ट। काफी इंतजार के बाद धनबाद बरटार बस स्टैंड को परिवहन विभाग ने नगर निगम को सुपुर्द कर दिया। पूर्ववर्ती सरकार की कैबिनेट ने 2014-15 में ही मॉडर्न बस टर्मिनल के लिए बरटार बस स्टैंड को नगर विकास विभाग को स्थानांतरित कर दिया था, लेकिन कई त्रुटियों के कारण यहां के बस स्टैंड अभी तक नगर निगम को नहीं मिल पाए थे, जिस कारण इसे मॉडर्न बस टर्मिनल के रूप में विकसित नहीं किया जा सका था। अब हस्तांतरण के बाद जल्द ही शहर का ये बस टर्मिनल अलग लुक में नजर आने लगेगा। यह है धनबाद बरताड़ स्थित बस स्टैंड, जहां से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में न सिर्फ राज्य के अंदर बल्कि बिहार, पश्चिम बंगाल के लिए बसें खुलती है। इस बस स्टैंड को मॉडर्न बस टर्मिनल के रूप में विकसित करने के लिए राज्य की पूर्ववर्ती सरकार की कैबिनेट ने साल 2014-15 में इस बस स्टैंड को नगर विकास विभाग को हस्तांतरित कर दिया था, लेकिन कुछ तकनीकी अड़चनों और उदासीनता की वजह से धनबाद में इसे नगर निगम के सुपुर्द नहीं किया जा सका था। लेकिन एक बार फिर इसको विकसित करने की दिशा में सुगबुगाहट शुरू हो गई है और इसके तहत सरकार के निर्देश पर धनबाद का परिवहन विभाग ने बस स्टैंड को नगर निगम के हवाले कर दिया। नगर निगम ने भी स्टैंड को अपने कब्जे में लेते ही इसे नए रूप में तब्दील करने में जुट गया है। फॉर्मेलिटीज हैं हस्तांतरण से संबंधित, वो पूरी करने का हम लोग काम करेंगे। निगम काम शुरू कर सकती है, निगम को कोई रोक नहीं है। डेवलपमेंट का, सफाई का, अभी भी सफाई वगैरह का काम नगर निगम के द्वारा ही हो रहा था। मेरे को परिवहन विभाग के कुछ पुरानी चीज़ें हैं, उनको भी डिस्पोजल करना है, तो इस संबंध में विभाग से दिशा निर्देश प्राप्त करते हुए उसको जितना जल्दी होगा तब तक उसको डिस्पोजल कर दिया जाएगा। और साथ ही जैसे नगर विकास विभाग के द्वारा या नगर निगम के द्वारा ये टेंडर फाइनल हो जाता है तो विधिवत उनको हस्तांतरित कर दीजिए। इस संदर्भ में जिला परिवहन पदाधिकारी ओम प्रकाश यादव ने बताया कि चूंकि इसका फैसला पूर्ववर्ती सरकार की कैबिनेट ने ही ले लिया था, इसलिए इसे नगर विकास विभाग के जिम्मे देना ही था। पिछले कुछ सालों में सही से टेंडर नहीं होने की वजह से धनबाद का नगर निगम इस पर काम नहीं कर पाया था। हालांकि डीटीओ ने टेंडर नहीं होने तक इसकी व्यवस्था परिवहन विभाग के पास रहने देने का आग्रह किया है। 2014-15 में ही कैबिनेट ने ये निर्णय लिया था कि बस टर्मिनल, इंटर स्टेट बस टर्मिनल
या मॉडर्न बस टर्मिनल के डेवलपमेंट के लिए बरटाण स्थित जो परिवहन विभाग की ज़मीन थी उसको कैबिनेट के द्वारा नगर विकास विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है। और पिछले कई एक प्रयास हुए उसका टेंडर वगैरह के होने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। वहीं दूसरी ओर धनबाद नगर निगम के आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने बताया कि सरकार के निर्देश पर बरताड़ बस स्टैंड उन्हें मिल चुका है और अब उसे मॉडर्न बस टर्मिनल के रूप में डेवलप करने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। नगर आयुक्त ने बताया कि इस बड़ी जमीन में लगभग 2 एकड़ भूमि पर अवैध रूप से घर और दुकानों का निर्माण करा दिया गया है, जो अतिक्रमण के दायरे में आता है। उस पर भी निगम विचार कर रहा है। सौंदर्यीकरण के लिए वो तो काफ़ी ज़मीन है और बड़े पैमाने पर वो काफ़ी महंगी ज़मीन है, शहर के बीचों बीच में है। करीब 2 एकड़ ज़मीन उसमें हम लोग को जो मापी कराने की दिशा में जा रहे हैं, तो 1-2 एकड़ ज़मीन प्रथम दृष्टया वो लगता है कि अतिक्रमण कर लिया गया है और कुछ घर भी बने हुए हैं। इसके अलावा उसके किनारे चारों तरफ अतिक्रमण करके बहुत सी अवैध दुकानों का निर्माण किया गया है। बहरहाल शहर के बीच के इस बदहाल बस स्टैंड की सूरत इस पहल के बाद निश्चित तौर से बदलेगी। ये बदलाव कब से दिखेगा, लोगों को इसका इंतजार है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से सहयोगी बंटी के साथ अरुण बर्नवाल की रिपोर्ट। इसके साथ ही धनबाद की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। सच है।